एक स्ट्रॉन्ग स्टॉक पोर्टफोलियो बनाने की जब भी बात आती है तो कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं जो आपको ज़रूर ध्यान में रखने चाहिए। अगर आप इन प्रैक्टिसेस को फॉलो नहीं करते हो तो हाई चांसेस हैं कि आप रॉन्ग स्टॉक पिक कर लोगे, या तो अपने पोर्टफोलियो को ओवर डाइवर्सिफाई कर लोगे या फिर पैनिक में आके सेलिंग करोगे। और ऐसा अगर आप करते हो तो लॉन्ग टर्म में हाई चांसेस हैं कि आप लॉस में जाओगे। अब मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर तो हूं नहीं, लेकिन हम सब जब भी अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करते हैं तो कुछ ना कुछ गलतियां करते हैं जिनसे हम सीखते चले जाते हैं। और मेरी उन्हीं गलतियों से मैंने जो जो सीखा है वो आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं। जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है तो मुझे ये लगता है कि एक स्टॉक पोर्टफोलियो बनाना एक साइंस और डिसिप्लिन का प्रॉपर मिक्स है। तो यहाँ पर आज हम बात करेंगे एक बहुत ही सिंपल, क्लियर और स्टेप बाय स्टेप गाइड की, जिसके थ्रू आपको भी काफी हेल्प मिल सकती है अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करने में। इसीलिए वीडियो को बिना स्किप करे अंत तक देखिएगा और जानकारी अच्छी लगे तो साथ साथ में लाइक और शेयर भी करते जाइएगा। चैनल के साथ नए जुड़े हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन हिट कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाले सभी इंपॉर्टेंट वीडियोस की टाइमली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जब भी पोर्टफोलियो बिल्डिंग की बात आती है तो आपको आइडेंटिफाई करना है अपना गोल, और मैक्सिमम लोग यहीं पर गलती कर देते हैं। बिना अपने गोल को आइडेंटिफाई किए वो स्टॉक पोर्टफोलियो बनाने में लग जाते हैं। अब जब आपको अपना गोल ही क्लियर नहीं है तो आप एक अच्छा स्टॉक पोर्टफोलियो कैसे बनाओगे? तो अपना गोल आइडेंटिफाई करने के लिए आपको 3 इंपॉर्टेंट नंबर्स को राइट डाउन कर लेना है। नंबर 1 इज रिटर्न एक्सपेक्टेशन, कि आप अपने पोर्टफोलियो से कितने % CAGR एक्सपेक्ट कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई अपने पोर्टफोलियो से 15 से 20% का CAGR रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहा है तो उसे आपको क्लियरली नोट डाउन कर लेना है। अब ये हर एक की एक्सपेक्टेशन अलग अलग हो सकती है, किसी की 10%, 15%, 20%, और ये डिपेंड करता है आपकी पर्सनैलिटी, आपके नॉलेज और आपके रिस्क एपेटाइट पर। ये नंबर राइट डाउन करने का पर्पस सिर्फ इतना है कि आप खुद को इवैल्यूएट करो, यानी कि सेल्फ इवैल्यूएशन, ना कि कंपैरिजन, क्योंकि आप अपने पोर्टफोलियो को या फिर अपने रिटर्न एक्सपेक्टेशंस को किसी और के स्टॉक पोर्टफोलियो से कंपेयर नहीं कर सकते हो। बस आपको केवल इतना करना है कि जो गोल आप अपने लिए सेट कर रहे हो आप उसे इवैल्यूएट कर पाओ कि आपकी एक्सपेक्टेशन आपके एक्चुअल रिटर्न से कितना मैच करती है या फिर वहां पर कितना डिफरेंस है। नेक्स्ट यू हैव टू राइट डाउन टाइम फ्रेम, और ये मिनिमम 3 साल का होना जरूरी है, क्योंकि शॉर्ट टर्म में जो स्टॉक्स हैं वो काफी ज्यादा वोलेटाइल रहते हैं। हो सकता है पहले साल में कोई स्टॉक 25% प्रॉफिट दे, दूसरे साल में 3% का लॉस और तीसरे साल में वो साइडवेज मूव करे। तो ऐसे में आपको कोई भी कंक्लूजन नहीं मिलता है। इसीलिए आपको अपने स्टॉक पोर्टफोलियो को क्यूमुलेटिव 3 से 7 साल के टाइम स्पैन के लिए जज करना है, ना कि ईयरली यहाँ पर जजमेंट रखना है। अब जो मिनिमम टाइम फ्रेम है वो 3 साल का हो सकता है और मैक्सिमम 5 से 7 साल का जो टाइम स्पैन है वो बेस्ट कंसिडर किया जा सकता है। थर्ड, यू हैव टू राइट डाउन योर ड्रॉ डाउन लिमिट, यानी कि आप कितना रिस्क उठा सकते हो, आपका रिस्क एपेटाइट कितना है, और ज्यादातर लोग इसको इग्नोर कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, समबडी इज ओके विद 20% ड्रॉ डाउन, तो ये आपको क्लियरली लिख लेना है कि आप मेंटली कितना ड्रॉ डाउन एक्सेप्ट कर सकते हो। ये अलग अलग हो सकता है, कोई 10%, किसी का 15%, 20%, इस तरीके से। इससे आपके स्टॉक पिकिंग में काफी ज्यादा डिसिप्लिन आ जाएगा, और आप जब अपने गोल्स को क्लियरली डिफाइन कर लोगे तो ऐसा करके आप पैनिक सेलिंग भी अवॉइड कर पाओगे। अब गोल डिफाइन करने के बाद नाउ कम्स द सेकंड स्टेप, जहां पर आपको अपना स्टॉक यूनिवर्स डिफाइन करना है, और ये एक गेम चेंजर स्टेप हो सकता है। स्टॉक यूनिवर्स का मतलब है कि आप कौन से सेक्टर से रिलेटेड स्टॉक्स पिक करोगे, आप कौन से मार्केट कैप में इन्वेस्ट करोगे, फॉर एग्जांपल लार्ज कैप, मिड कैप या फिर स्मॉल कैप। अगर आप अपना स्टॉक यूनिवर्स डिफाइन नहीं करते हो तो आपका स्टॉक पोर्टफोलियो एक सब्जी मंडी की तरह हो जाएगा, जहां पर थोड़ा सा लार्ज कैप, थोड़ा सा पेनी स्टॉक, थोड़ा सा मेटल, थोड़ा सा IT, जहां पर कोई भी लॉजिक नहीं है, कोई स्ट्रेटजी नहीं है और कोई भी क्लियर पैटर्न आपके पोर्टफोलियो में नजर नहीं आता है। अब यहां तक का वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लग रहा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि हमारे वीडियो को हाइप जरूर से कर दीजिएगा, ताकि हमारा ये जो वीडियो है ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। नाउ कम्स पोर्टफोलियो फ्रेमवर्क, जहां पर टाइम फ्रेम
और आपके रिस्क एपेटाइट को मिलाकर 4 अलग अलग तरीके के पोर्टफोलियो बनाए जा सकते हैं। आप अपनी स्क्रीन पर भी देख पा रहे हो, ये एक चार्ट है जहां पर पोर्टफोलियो फ्रेमवर्क को 2 सिंपल एक्सिस में डिफाइन किया गया है। वाई एक्सिस है टाइम फ्रेम वाला, ये जो ऊपर और नीचे वाली लाइन है ये टाइम होराइजन शो करती है, जहां शॉर्ट टर्म 3 से 5 साल का समय है और लॉन्ग टर्म 5 साल से ऊपर का समय। बहुत ही सिंपल है, ऊपर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स का है और नीचे है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स के लिए। वहीं अगर मैं एक्स एक्सिस की बात करूं तो यहां पर आ जाता है रिस्क एपेटाइट। लेफ्ट टू राइट वाली ये जो लाइन है ये रिस्क को रिप्रेजेंट करती है। लेफ्ट साइड इज फॉर लो रिस्क इन्वेस्टर्स, जहां पर मैक्सिमम ड्रॉडाउन 10 to 20% तक का हो सकता है, और राइट साइड इज फॉर हाई रिस्क इन्वेस्टर, जहां पर मैक्सिमम ड्रॉडाउन 30 to 40% तक का है। मतलब लेफ्ट सेफ प्लेयर्स के लिए है और राइट साइड एग्रेसिव प्लेयर्स के लिए है। अब इन दोनों एक्सिस को कंबाइन करके हम 4 तरह के पोर्टफोलियो बना सकते हैं। तो ये चार्ट आपको एक सिंपल सा रूल सिखाता है। आपका रिस्क एपेटाइट और टाइम फ्रेम जब आप इसको कंबाइन करोगे तो आप अपना पोर्टफोलियो किस कैटेगरी में बनाना चाहते हो ये आपको समझ में आता है। उसी हिसाब से आपको अपना स्टॉक सिलेक्शन, एलोकेशन और स्ट्रेटजी को भी डिसाइड करना होता है। अब अगर मैं शॉर्ट टर्म पोर्टफोलियो की बात करूं तो अगर आप शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए अपने पोर्टफोलियो को बिल्ड कर रहे हो तो ऐसे में आपको अवॉइड करना चाहिए साइक्लिक सेक्टर्स को। फॉर एग्जांपल मेटल, कमोडिटीज, शुगर, टेक्सटाइल एक्सेट्रा, क्योंकि इन सेक्टर्स का नेचर ही होता है कि ये ऊपर जाते हैं और फिर धड़ाम से नीचे आते हैं। अब शॉर्ट ड्यूरेशन में अगर आप पोर्टफोलियो डिजाइन कर रहे हो तो ऐसे में अगर वहां पर डाउन ट्रेंड देखने को मिलता है तो आपके पोर्टफोलियो को उतना समय नहीं मिलेगा वापस से रिकवर करने का। तो ऐसी सिचुएशन में एवरग्रीन सेक्टर्स फॉर एग्जांपल एफएमसीजी, हेल्थ केयर, यूटिलिटी, फार्मा एक्सेट्रा ये बेस्ट रहते हैं, क्योंकि ये नेचर में साइक्लिक नहीं होते, ज्यादा स्टेबल होते हैं। बिकॉज यहाँ पर जो प्रोडक्ट्स ये कंपनीज बनाती हैं या बेचती हैं उनकी डिमांड काफी हाई रहती है। तो इसीलिए अगर आप 3 से 5 साल के लिए अपने पोर्टफोलियो को डिजाइन कर रहे हो तो साइक्लिक सेक्टर्स को आप अवॉइड कर सकते हो और एवरग्रीन सेक्टर्स पर फोकस किया जा सकता है। अब हम शॉर्ट टर्म की ही बात करें, जो लो रिस्क वाले इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए क्या बेस्ट हो सकता है। आप फोकस कर सकते हो निफ्टी 100 को, जहां पर टॉप 100 लार्ज कैप्स रखे जाते हैं, बिकॉज इनमें स्टेबिलिटी हाई रहती है, प्रिडिक्टेबल अर्निंग देखने को मिल जाती है, ऑल्सो ड्रॉडाउन भी कम रहता है। अगर आप एक लो रिस्क वाला पोर्टफोलियो बना रहे हो तो वहां पर मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स को अवॉइड किया जा सकता है। और हाई रिस्क इन्वेस्टर्स की अगर बात की जाए तो आप यहाँ निफ्टी 300 को फोकस कर सकते हो, क्योंकि इसमें लार्ज कैप्स प्लस मिड कैप्स और टॉप 50 स्मॉल कैप्स को कंसिडर किया जाता है। लेकिन यहां पर भी माइक्रो कैप्स को इग्नोर करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि शॉर्ट टाइम स्पैन में इनको रिकवरी के चांसेस कम हो जाते हैं। नाउ नेक्स्ट स्टेप कम्स डिसाइड योर पोर्टफोलियो एलोकेशन। आपने सबसे पहले अपना गोल लिख लिया, आपने अपना स्टॉक यूनिवर्स डिफाइन कर लिया, और अब सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आप इस चीज पे ध्यान दो कि आपके पोर्टफोलियो में किस कैटेगरी को कितना वेटेज देना है, क्योंकि यही डिसाइड करेगा कि आपका पोर्टफोलियो कितना ज्यादा स्टेबल रहेगा या फिर एक रोलर कोस्टर राइड बनेगा। अब एलोकेशन को समझने के लिए हम इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, क्योंकि पोर्टफोलियो को सिंपल रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। तो इसीलिए आपका जो कोर पोर्टफोलियो है, जो आपको ओवरऑल स्टेबिलिटी और लॉन्ग टर्म ग्रोथ प्रोवाइड करेगा, वहां पर आप 50 to 70% तक का एलोकेशन रख सकते हो, बिकॉज ये आपके ओवरऑल पोर्टफोलियो का मेन इंजन रहता है। और इसमें उन कंपनीज को रखा जाता है जिनका बैलेंस शीट स्ट्रांग होता है, स्टेबल अर्निंग्स वहां पर देखने को मिल जाती हैं, ऑल्सो एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज उनके पास होता है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जहां पर ग्रोथ कंसिस्टेंट रहता है। फॉर एग्जांपल कोई भी स्टॉक टिप्स नहीं है, बट इन जनरल अगर बात करें तो लार्ज कैप बैंक्स हो गए, लार्ज कैप आईटी कंपनीज हो गई, या फिर एफएमसीजी या फार्मा लीडर्स हो गए, या फिर इंडिया के जो टॉप इंश्योरर्स हैं वो हो गए। क्योंकि कोर पोर्टफोलियो का काम ही होता है कि आपके ओवरऑल पोर्टफोलियो को ये स्टेबिलिटी प्रोवाइड करे, इसीलिए यहाँ पर 50 to 70% का एलोकेशन रखना सेफ माना जा सकता है। देन इस सैटेलाइट पोर्टफोलियो जहां पर 20 to 40% का एलोकेशन रखा जा सकता है, क्योंकि ये आपके पोर्टफोलियो को हाई ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करते हैं, और इसमें क्वालिटी मिड कैप स्टॉक्स को रखा जाता है जहां पर ग्रोथ के चांसेस हाई होते हैं, जो इमर्जिंग सेक्टर्स के लीडर्स रहते हैं, और क्वालिटी स्मॉल कैप कंपनीज को भी इसमें कंसिडर किया जा सकता है। ऑब्जेक्टिव इज
ये आपके पोर्टफोलियो को एक्स्ट्रा एक्सेलरेशन प्रोवाइड करता है और CAGR भी बेटर रहता है, इसीलिए यहाँ पर 20 to 40% तक का एलोकेशन रखा जा सकता है, रिस्क को भी ध्यान में रखते हुए। नेक्स्ट इज टेक्टिकल बेट्स, जहां पर 0 to 10% तक का एलोकेशन रखा जा सकता है। ये बिगनर्स के लिए बिल्कुल भी नहीं है। एज अ बिगनर आप इसको इग्नोर कर सकते हो, पूरी तरह से ऑप्शनल है। ये एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर्स के लिए रहता है, क्योंकि यहाँ पर आपको शॉर्ट टर्म प्ले करना होता है, जैसे सेक्टर रोटेशन हो गया, मार्केट ओवर प्राइसिंग होगी या फिर मार्केट ओवर रिएक्शंस हो गए। ये एरिया बिगनर्स के लिए तो बिल्कुल ही गलत होता है, क्योंकि यहाँ पर हाई रिस्क हाई वोलेटिलिटी रहता है। इसीलिए अगर आप एक बिगनर हो तो इसको कंप्लीटली इग्नोर कर सकते हो, क्योंकि अगर आपका मेंटल स्पेस ऐसा है कि इन केस टोटल लॉस भी हो जाता है तो भी आप मेंटली उस चीज को एक्सेप्ट कर सकते हो, सिर्फ तभी ये एरिया आपके लिए है, अदरवाइज इसको इग्नोर करना बेटर है। नाउ कम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, स्टॉक सिलेक्शन फ्रेमवर्क। आपको कैसे स्टॉक्स सिलेक्ट करने हैं, यहाँ पर हम 4 स्टेप का फिल्टर की बात करेंगे जो बहुत ही अच्छा वर्क करता है। जिसमें सबसे पहला है सेक्टर सिलेक्शन, जहां टॉप टू बॉटम अप्रोच फॉलो किया जा सकता है। टॉप टू बॉटम अप्रोच में आप देखोगे कि इंडिया में कौन सा सेक्टर ग्रो कर रहा है, सेक्टर पॉलिसीज कहां पर सपोर्ट कर रही हैं और आगे जाके अच्छा ग्रोथ किस सेक्टर में हमें देखने को मिल सकता है। एक ऐसा सेक्टर जो लॉन्ग टर्म में भी डिमांड में हो, फॉर एग्जाम्पल फाइनेंशियलाइजेशन इन इंडिया, डिजिटलाइजेशन इन इंडिया या फिर अर्बनाइजेशन का थीम हो गया इंडिया में। जब आप सेक्टर सिलेक्शन करके कन्विंस्ड हो जाओगे, उसके बाद इंडस्ट्री को आइडेंटिफाई करना इजी हो जाता है। तो सेकंड फिल्टर यही है कि जब आपने सेक्टर सिलेक्शन कर लिया, उसके बाद अब आप उस सेक्टर में जो इंडस्ट्रीज हैं वहां पर टॉप 2 से 3 कंपनीज देखोगे जो लीडर्स होंगी, जहां पर मार्केट शेयर हाई रहेगा, जिनका रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बेस्ट रहेगा, वहां पर स्ट्रॉन्ग ब्रांड नेम भी आपको देखने को मिलेगा और कंसिस्टेंट अर्निंग भी देखने को मिलेगी। 99% बिगनर्स यहां पर गलती कर देते हैं, वो इंडस्ट्री लीडर्स को छोड़कर चीप पेनी स्टॉक्स के पीछे भागने लग जाते हैं, जो ज्यादातर अच्छे स्टॉक्स नहीं रहते। अगर आप इंडस्ट्री लीडर्स पे फोकस करोगे और उन्हें एनालाइज करोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये आपके पोर्टफोलियो को ज्यादा बेहतर स्टेबिलिटी देते हैं और लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग में भी हेल्प करते हैं। नाउ नेक्स्ट फिल्टर इज बिजनेस क्वालिटी को चेक करना, जिसके लिए 5 इंपॉर्टेंट मेट्रिक्स हैं। फर्स्ट इज रेवेन्यू ग्रोथ, क्या कंपनी का जो रेवेन्यू है या उनकी जो ग्रोथ है उसमें कंसिस्टेंसी नजर आ रही है, कोई सडन स्पाइक्स तो नहीं है, क्या वहां पर कंपनी लगातार अच्छा ग्रोथ कर रही है, जो अप ट्रेंड्स हैं क्या उनमें स्टेबिलिटी है, क्योंकि अगर वहां पर ग्रोथ कंसिस्टेंट रहेगा तभी यहां स्टेबिलिटी समझ में आती है। सेकंड इज प्रॉफिट ग्रोथ, कंपनी का प्रॉफिट क्या इंक्रीज कर रहा है कंसिस्टेंटली। मान लीजिए अगर रेवेन्यू इंक्रीज कर रहा है लेकिन वहां पर प्रॉफिट ग्रो नहीं कर रहा तो वहां पर कॉस्ट कंट्रोल इश्यूज हो सकते हैं, ये चीज इससे हमें समझ में आती है। थर्ड मैट्रिक्स इज रिटर्न ऑन इक्विटी एंड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, जिससे आपको क्या पता लगेगा कि कंपनी कितना एफिशिएंटली पैसा कमा पा रही है। अगर ROCE और ROE 12% से ऊपर है तो उसे अच्छा माना जा सकता है, अगर 15 to 20% है तो बहुत ही बढ़िया है, और अगर 20% से ऊपर ROE ROCE देखने को मिल जाता है तो एक्सीलेंट है। नेक्स्ट कम्स डेट। अब जो हाई क्वालिटी बिजनेसेस होते हैं वहां पर डेट ज्यादातर कम रहता है, लेकिन जिन कंपनीज में डेट हाई होता है वहां पर रिस्क भी उतना ज्यादा बढ़ जाता है, और ये हमें साइक्लिक कंपनीज में जो साइक्लिक सेक्टर से बिलोंग करती हैं वहां पर देखने को मिलता है। तो इसमें थंब रूल यही है कि डेट टू इक्विटी रेशियो मोस्ट ऑफ द कंपनीज के लिए 1 से कम होना चाहिए, और इसको हम बैंक्स और NBFCs के केस में इग्नोर करके चल सकते हैं। नेक्स्ट जो मेट्रिक है दैट इज कैश फ्लो। जो कंपनीज अच्छा स्टेबल ग्रोथ लॉन्ग टर्म में दिखाने की काबिलियत रखती हैं वहां पर कैश फ्लो भी पॉजिटिव नजर आता है, अगर कंपनी का प्रॉफिट बहुत ही बढ़िया है। जिन कंपनीज का कैश फ्लो वीक रहता है उन्हें लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली सर्वाइव करने में स्ट्रगल रहती है। अब आपके पोर्टफोलियो का ग्रोथ टोटली डिपेंड करता है जो कंपनीज आपने सिलेक्ट की हैं वो फ्यूचर में कितना अच्छा ग्रोथ दिखाती हैं या फिर नहीं। इंडस्ट्री टेलविंड क्या कहता है, कंपनी कितना केपेक्स इन्वेस्टमेंट कर रही है, मार्केट एक्सपेंशन क्या कर रही है, क्या वो नए प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं या नहीं,
एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, गवर्नमेंट पॉलिसीज उस सेक्टर को या फिर उस कंपनी को कितना सपोर्ट कर रही हैं। फ्यूचर विजिबिलिटी इज इक्वल टू लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग। आपको अपने पोर्टफोलियो को बहुत ही अच्छे तरीके से डाइवर्सिफाई करना है अक्रॉस लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप स्पेस। अगर आप एक ही पर्टिकुलर स्पेस पे फोकस करोगे तो आपका पोर्टफोलियो आपको उतने बेटर रिजल्ट्स नहीं दे पाएगा। हाँ, और ध्यान रखना है कि आपको डाइवर्सिफिकेशन अच्छे से करना है, अपने पोर्टफोलियो को ओवर डाइवर्सिफाई नहीं करना है। आइडियल डाइवर्सिफिकेशन को अगर मैं डिफाइन करूं तो उसमें 8 से 15 अच्छी कंपनीज हो सकती हैं जो 4 से 6 सेक्टर्स के अक्रॉस डाइवर्सिफाई की जा सकती हैं, जिसमें लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप का एक अच्छा वेल मिक्स होगा, कोर और सैटेलाइट का एक अच्छा मिक्स होगा, ताकि ओवरऑल रिस्क भी मैनेज्ड रहे। अगर आपके पोर्टफोलियो में 10 स्टॉक हैं तो बहुत ही बढ़िया है, अगर 15 स्टॉक्स हैं तो वो एक अपर लिमिट हो जाता है, और अगर 20+ स्टॉक्स आप रखते हो तो फिर आपका पोर्टफोलियो ओवर डाइवर्सिफाइड हो जाता है। आपको अपने पोर्टफोलियो में स्टॉक्स लेकर उन्हें भूल नहीं जाना है, आपको उन्हें रेगुलरली मॉनिटर करते रहना है, और अगर जरूरत है तो रीबैलेंस भी करना है, जिसके लिए आप पहले तो क्वार्टरली अप्रोच फॉलो कर सकते हो, जहां पर कंपनी का रेवेन्यू, प्रॉफिट, मार्जिन्स और डेट, इसको आप क्लोजली मॉनिटर करो। और अगर आपको कहीं भी कंपनी की परफॉर्मेंस डाउनवर्ड मूव करती हुई नजर आ रही है तो फिर आपको उसमें अलर्ट होने की जरूरत है। उसके बाद आपको एनुअल रिव्यू करना है, जहां पर आप अपने पोर्टफोलियो को डीपली एनालाइज करोगे। आप देखोगे कि आपके पोर्टफोलियो में कोई स्टॉक ओवरवेट तो नहीं हो गया है, कोई सेक्टर ज्यादा वेटेड तो नहीं हो गया है, क्या आपका पोर्टफोलियो बैलेंस्ड है, अभी भी कोई स्टॉक के जो फंडामेंटल्स हैं क्या उनमें गिरावट तो नहीं देखने को मिल रही, कोई ऐसा स्टॉक जो आउट परफॉर्म कर गया हो, इस वजह से वो ओवरवेट हो गया हो, ये सब चीजें आपको चेक करनी है। और अगर कोई भी स्टॉक आउट परफॉर्म करने की वजह से 50 to 70% ओवरवेट हो जाए तो फिर आपको जरूरत है उसे रीबैलेंस करने की। नेक्स्ट इज लॉन्ग टर्म थीसिस रिव्यू, जहां पर आप देखोगे कि जिस रीजन की वजह से आपने उस स्टॉक को पिक किया था, क्या वो कारण अभी भी वैलिड है। अगर नहीं है तो फिर आपको उसमें से एग्जिट करने की जरूरत होगी। पोर्टफोलियो बिल्ड करना एक स्किल है। आज के वीडियो में हमने स्टॉक सिलेक्शन को बहुत ही अच्छे तरीके से समझा, लेकिन अभी भी क्वेश्चन ये है कि स्टॉक को हम कब बाय करें, क्या उसका सही प्राइस हो सकता है, क्या वैल्यूएशन पे हम उसे कंसिडर कर सकते हैं, और उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू को किस तरीके से कैलकुलेट किया जा सकता है। इन सब क्वेश्चंस को ऑलरेडी हम पार्ट 2 में कवर कर चुके हैं। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हो तो उसका लिंक आपके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो जितना ज्यादा हो सके लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करते टाइम बेल आइकन हिट करना मत भूलिए। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।